गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डॉक्टर अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपन पढ़ रहे थे और वो अपने भाषण में बता रहे हैं सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, कि जो प्रजातंत्रवाद है उसको सफल बनाने के लिए कौन कौन सी बातों की हमें आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी बातों की आवश्यकता है और कौन कौन सी बातों से प्रजातंत्र क्या है सफल होगा। कभी वो इंग्लैंड की बात बता रहे हैं, दो जगह उन्होंने इंग्लैंड की बात बताई, एक जगह वो अमेरिका के बारे में बता रहे हैं कि प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए कि कौन कौन सी बातों की आवश्यकता होती है। आगे का मैं एक ही बात कहूंगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। मैं यहां पर आया है डॉक्टर अंबेडकर के लिए, भीमराव अंबेडकर के लिए। वो कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं एक बात कहूंगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। भीमराव अंबेडकर भाषण दे रहे हैं और यह जो अपना चैप्टर है यह उनके भाषण का एक अंश लिया हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। यहां पर अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि प्रजातंत्र है उसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि जो हमारा समाज है वह नैतिक नियमों का पालन करे। कुछ ऐसा हुआ कि राजनीतिक शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया। उनकी दृष्टि में नीति प्रायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती हो। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा अभिप्राय होता है, इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं। और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार प्रायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है वह मैं समझता हूं कि लाश की मांस है। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीति प्रायण है। यदि समाज नीति प्रायण न हो तो प्रजातंत्र टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश का मतलब है भारत देश में हो रहा है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर इसमें क्या बता रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं कि जो राजनीति है उसमें नैतिकता होनी जरूरी है। नैतिक यानी नीति संबंधी कार्य, नीति संबंधी बातें वो होनी जरूरी है। अगर राजनीति नीति प्रायण नहीं होगी यानी नीति के अनुसार चलने वाली नहीं होगी तो वह राजनीति कैसी हो जाएगी? वह राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। अगर बिना नीति के राजनीति चलती है, बिना नीति के राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। अंबेडकर कह रहे हैं कि राजनीति में नीति होनी आवश्यक है। राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर नीति होना आवश्यक है। अगर नीति नहीं है तो वह भ्रष्ट हो जाएगी। वह राजनीति कैसी हो जाएगी? वह राजनीति हो जाएगी भ्रष्ट। और इस बात को सिर्फ एक ही विद्वान ने माना है और उस विद्वान का नाम है प्रोफेसर लास्की। और लास्की थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। लास्की महाशय ने ही इस बात को समझा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज क्या है? नीति प्रायण है। नीति प्रायण यानी नीति के अनुसार चलने वाला है। नीति प्रायण यानी नीति के अनुसार चलने वाला है। यदि समाज नीति प्रायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे देश में हो रहा है। वह कह रहे कि अगर
समाज के अंदर नीति नैतिक नियम नहीं है तो प्रजातंत्रवाद नहीं टिक सकता। प्रजातंत्रवाद यानी लोगों का शासन तंत्र नहीं टिक सकता, जैसा कि इस समय अब हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश का मतलब है भारत में हो रहा है। अंतिम बात, मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा था। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। अब अंबेडकर क्या बता रहे हैं? अंबेडकर बता रहे हैं कि प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता। किसके बिना नहीं चल सकता? सार्वजनिक अंतरात्मा के बिना। सार्वजनिक यानी सभी लोगों की अंतरात्मा एक समान हो, एक जैसी हो। प्रजातंत्र के अंदर सभी लोगों की अंतरात्मा समान हो, उसके बिना काम नहीं चल सकता। अंबेडकर कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी देश में अन्याय नहीं होता है। अन्याय हर देश में होता है। किसी देश में अन्याय कम होता है तो किसी देश में अन्याय ज्यादा होता है। और कई देश तो ऐसे हैं जो अन्याय के नीचे पिसे जा रहे हैं, अन्याय के नीचे दबे जा रहे हैं। अब यहूदी एक संप्रदाय था। यहूदी एक संप्रदाय है जो कि इंग्लैंड में उसे अन्याय का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के राजा ने यहूदियों पर बहुत ज्यादा अन्याय किया, जितना अन्याय उन्होंने ईसाइयों पर नहीं किया। ईसाइयों पर उन्होंने बिल्कुल भी अन्याय नहीं किया, लेकिन जो यहूदी संप्रदाय है उस पर इंग्लैंड के राजा ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। बहुत ज्यादा अत्याचार इंग्लैंड में जो यहूदी रहने वाले थे उनको सहन करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी मदद नहीं की। वास्तव में तो वे इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे। जो यहूदी लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा अन्याय उन्हें सहन करना पड़ा। ईसाइयों ने उनकी कभी भी मदद नहीं की। जो ईसाई संप्रदाय है उन्होंने कभी यहूदियों की मदद नहीं की। वास्तव में तो वे इसे पसंद करते थे। किसको? इस अन्याय को पसंद करते थे। कौन? ईसाई लोग यहूदियों के प्रति अन्याय को वास्तव में पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक आदमी ने यहूदियों की सहायता की और वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण ही था, और वह यह था, पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मर्द पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। अब जो यहूदी लोग हैं, इंग्लैंड के राजा ने क्या आदेश दिया कि जो यहूदी लोग हैं, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी भी संपत्ति एकत्रित की है उसका वारिस उसका बेटा ही होता है। लेकिन इंग्लैंड के राजा ने एक फरमान सुना दिया कि जो यहूदी लड़का है, वहां पर कानून बना कि जो यहूदी हैं वह अगर मर गया तो उनकी संपत्ति है वो उनके बेटों को उत्तराधिकार के रूप में नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी यहूदी बच्चा अपने मर्द पिता की संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता, उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। वह संपत्ति इंग्लैंड के राजा के अधीन चली जाएगी, और किसी और कारण से नहीं, केवल एक ही कारण से कि वह यहूदी था, और इसका और कोई कारण नहीं था। इसका कारण सिर्फ इतना ही था कि वह एक यहूदी है। इसी कारण उसकी जो जायदाद थी वो क्या है? जब्त कर ली जाती थी, और वह इंग्लैंड के राजा के अधीन चली जाती थी। ईसाई नहीं था। जो भी बची कुची संपत्ति और राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण
वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था। और जब कोई यहूदी मरता और उसकी संपत्ति उसके बेटे को नहीं मिलकर राजा के अधीन हो जाती थी, तो राजा को यह बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी कि मेरे पास इनकी संपत्ति आ रही है, मेरे पास यह संपत्ति आ रही है। किनकी? यहूदियों की। राजा को यह अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था। जब किसी मर्द यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती, तो राजा उसे मर्द पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उसको दे देता और शेष अपने पास रख लेता। अब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर एक संप्रदाय ईसाई संप्रदाय था और दूसरा संप्रदाय था यहूदी संप्रदाय। ईसाइयों को तो बहुत ज्यादा छूट दे रखी थी, लेकिन जो यहूदी संप्रदाय था, अगर कोई यहूदी मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति राजा के अधीन हो जाती थी, राजा के अंडर में चली जाती थी, न कि उसकी संतान को उसका वारिस माना जाता था। उत्तराधिकार के रूप में उसे कुछ नहीं मिलती थी। जो यहूदी मर गया उसकी संतान प्रार्थना पत्र लेकर, एप्लीकेशन लेकर राजा के पास जाती कि साहब मेरा बाप मर गया है, तो राजा उसकी संपत्ति का मालिक कौन हो जाता? राजा हो जाता। और यह बात राजा को बहुत ज्यादा अच्छी लगती और राजा उसमें से थोड़ी संपत्ति उसके बेटे को दे देता। पूरी संपत्ति का मालिक नहीं होता था, पूरी संपत्ति का मालिक होता राजा। राजा उसमें से थोड़ी संपत्ति जितनी राजा के मन में आई, वो संपत्ति थोड़ी सी वह यहूदी परिवार के उस बच्चे को देता था, यहूदी परिवार के उस बच्चे को देता और पूरी संपत्ति शेष जो संपत्ति बचती वह अपने पास रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की। यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा होने या न होने का यह एक उदाहरण है। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती थी। अब कवि क्या कह रहे हैं, अम्बेडकर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अम्बेडकर कह रहे हैं कि सार्वजनिक अंतरात्मा कौन सी होती है? सार्वजनिक अंतरात्मा वह अंतरात्मा होती है जो जुल्म चाहे किसी भी व्यक्ति पर हो, वह उसे देखकर विचलित हो, उसे ही कहते हैं सार्वजनिक अंतरात्मा। और उस दुखी आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसे कहते हैं सार्वजनिक अंतरात्मा। और अम्बेडकर कह रहे हैं कि उस समय ईसाइयों ने बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं की, यानी कि ईसाइयों के अंदर सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं थी। उन्होंने उनकी बिल्कुल भी सहायता नहीं की यहूदियों की। उन्हें खुद उस अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा। तो उनके अंदर उस सार्वजनिक अंतरात्मा का विकास हुआ और वही सार्वजनिक अंतरात्मा चाहे कोई भी हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, उसे ही सार्वजनिक अंतरात्मा कहते हैं। अब अम्बेडकर आगे क्या करें? आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताजा उदाहरण है। वहां के लोग कष्ट पा रहे हैं, वे भारतीय हैं क्या? नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, यानी कि जो श्वेत चमड़ी यानी जो गोरे लोग हैं, उनको वहां पर कुछ भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। वे भी रेवरेंड स्कॉट, जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहे हैं। तो भी रेवरेंड स्कॉट एक आदमी का नाम है जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, वह इस अन्याय के विरुद्ध पूरी ताकत खर्च कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने यानी डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, वे दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है।
अंबेडकर कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों मैंने पढ़ा कि जो श्वेत गोरे लोग हैं वे भी भारतीयों के साथ हैं, वे भी भारतीयों का जो संघर्ष है उसमें उनके साथ है, उनके उस संघर्ष में उन्होंने भाग लिया है। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। यानी कि गोरे लोगों ने भारतीयों के साथ मिलकर संघर्ष किया है, यानी गोरे लोगों में क्या है, सार्वजनिक अंतरात्मा है। इसे ही सार्वजनिक अंतरात्मा कहते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि आपको व्यर्थ में चोट पहुंचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिणी अफ्रीका की चर्चा करते हैं। मैं अपने मन में सोचता हूं कि हम जो दक्षिणी अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बाय बेला मचाते हैं, जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिणी अफ्रीका है, वह वहां है, हमें केवल जाकर उसे देखने की जरूरत है। हर गांव में दक्षिणी अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर खड़ा हो। यानी कि कभी अंबेडकर यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं, अंबेडकर कह रहे हैं कि हमें दक्षिणी अफ्रीका दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा देश दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश के प्रत्येक गांव में क्या है, दक्षिणी अफ्रीका है। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी दूसरे वर्ग का आदमी उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है। कोई भी दूसरे वर्ग का आदमी उनके साथ नहीं खड़ा है। इस चीज को देखकर अंबेडकर को क्या है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अंबेडकर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वह दलित समाज से थे कि लोग इतना हो हल्ला कर रहे हैं, अफ्रीका के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश में बीत रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम अपने और स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर खड़ा हो। क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वाले कभी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त न करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। अब इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है। इसे ही प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं कोई भी दूसरे वर्ग का आदमी दलित वर्ग के साथ नहीं खड़ा है। कोई भी दूसरे वर्ग का आदमी दलित वर्ग के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि उनके अंदर सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है, इसलिए वह उनके साथ नहीं खड़ा है। और आगे अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि यदि ऐसा ही होता रहा तो हम भी अपने में और अपने भारत में क्या हो जाएंगे, एक कैदी के समान हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। क्योंकि जो ऊपर का वर्ग है वो नीचे के वर्ग को, जो बहुमत वाला है वो अल्पमत वाले को कभी जीने नहीं देगा, कभी ऊपर नहीं आने देगा, कभी ऊपर नहीं आने देगा, और उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। और सहायता नहीं करेगा तो वे अन्याय से मुक्त नहीं होंगे, और उनमें क्या होगी, विद्रोह की भावना बढ़ेगी। और यही विद्रोह की भावना प्रजातंत्र को सफल नहीं होने देगी। यही विद्रोह की भावना प्रजातंत्र को सफल नहीं होने देगी, और जिससे प्रजातंत्रवाद को, लोकतंत्र को क्या पैदा हो जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा। जो कुछ मैंने कहा है वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसी का चित्र मात्र है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर ने यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है कि ये बात जो मैंने बताई है, मैंने जो इस भाषण में बातें बताई है वह कोई पिटे पिटाए सिद्धांत नहीं है, कोई एक लीक पर चलने वाले सिद्धांत नहीं है। मैंने भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों को पढ़ा है, और भिन्न भिन्न देशों के अलग अलग राजनीतिज्ञों ने
इन शास्त्रों का क्या है आविष्कार किया है और उनके राजनीतिक इतिहास को उन्होंने पढ़ा है, और उनके पढ़ने के बाद जो संस्कार अंबेडकर के ऊपर पड़े, उन्हीं सब चीजों को उन्होंने क्या है अपने शब्दों के माध्यम से चित्रित किया है, शब्दों के माध्यम से लोगों को बताया है कि प्रजातंत्र के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है, और उनका विश्वास है कि प्रजातंत्र को सफल बनाने में इन सभी बातों की आवश्यकता जरूर होगी। अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर, लेखक के अनुसार प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार तब तक है जब तक कि वह स्वयं छोड़ना न चाहे, 5 वर्ष न हो जाए, जब तक लोगों की इच्छा हो, अगले चुनाव न हो। लेखक के अनुसार प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार तब तक है जब तक लोगों की इच्छा हो, यानी इसके अंदर होगा सह। लोगों ने विरोधी पक्ष का महत्व क्या, लेखक ने विरोधी पक्ष का महत्व माना है कि क्या माना है, वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु होता है। जो गवर्नमेंट होती है उसकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु विपक्ष का होना जरूरी है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन 1, सत्तारूढ़ से आप क्या समझते हैं? सत्तारूढ़ किसे कहते हैं? सत्तारूढ़ कहते हैं जिसको शासन करने का अधिकार प्राप्त है, वह राजनीतिक दल, वह व्यक्ति को तथा दल तथा व्यक्ति को क्या कहते हैं? सत्तारूढ़। जिसने जो अभिशासन कर रहा है, जो कि शासन की गद्दी पर बैठा है, सत्तारूढ़, सत्ता के ऊपर है, आरूढ़ यानी बैठना, सत्ता के ऊपर बैठना। जो वर्तमान में जिसकी गवर्नमेंट है वो कौन सी पार्टी है? वो है सत्तारूढ़ पार्टी। किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने अथवा हटा देने की परंपरा किस देश में थी? किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने व हटाने की परंपरा अमेरिका के अंदर थी। जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तब उनका नेता कौन था? क्वेश्चन 3, जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की उस समय उनका नेता था जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। और जॉर्ज वॉशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, लघुत्तरात्मक प्रश्न। जॉर्ज वॉशिंगटन ने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से इनकार क्यों कर दिया? अमेरिका में वहां के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध विद्रोह है, वहां प्रजातांत्रिक शासन है, विद्रोह कर वहां पर प्रजातांत्रिक शासन स्थापित हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन अपने ही बनाए नियम के विरुद्ध जाकर वह तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बने, क्योंकि हम इंग्लैंड जैसी व्यवस्था को वापस स्थापित नहीं करना चाहते। सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? अम्बेडकर जी ने इसे किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है? सार्वजनिक अंतरात्मा किसी अन्याय के विरुद्ध बिना किसी मतभेद के सभी लोगों का एक साथ खड़ा होना सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है, सभी लोगों का एक साथ खड़ा होना बिना किसी मतभेद के, वो कहलाती है सार्वजनिक अंतरात्मा। भले ही विरोध करने वाला तथा उस अन्याय से पीड़ित न हो, जो कि विरोध कर रहा है वो उस अन्याय से पीड़ित नहीं हो, लेकिन वो विरोध कर रहा है, विद्रोह कर रहा है और पीड़ित के साथ खड़ा है, तो उसके अंदर क्या है? सार्वजनिक अंतरात्मा है। भेदभाव छोड़कर एक होकर पीड़ित को अन्याय से मुक्ति दिलानी चाहिए, यही सार्वजनिक अंतरात्मा की भावना है। क्वेश्चन 3, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत व सुविधाएं हैं? इंग्लैंड में जो विरोधी पक्ष का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के समान सरकारी खजाने से क्या मिलता है? वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है। उसे एक सचिव, सांकेतिक लेखक तथा एक कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी दिए जाते हैं, और लोकसभा भवन में उसके कार्यालय हेतु एक अलग से कमरा निश्चित होता है।
निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सफल प्रजातंत्र के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? इस चैप्टर को पढ़कर इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही लिखना है। भारत में प्रजातंत्र की कौन कौन सी कमियां आपको नजर आती हैं? इनके निराकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? यह क्वेश्चन भी आपके ऊपर ही छोड़ा गया है कि भारत के प्रजातंत्र में आपको कौन कौन सी कमियां नजर आ रही हैं। ये कमियां आपको कौन कौन सी कमियां दिख रही हैं, वो कमियां आपको लिखनी है और उनके निराकरण के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, ये आपको बताना है, आपको करना है। इसमें आगे क्या है? पंचायती राज में प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला ग्राम सभा होती है। आप अपनी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में जानकारी आपको एकत्रित करनी है। इन सब के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। जानकारी होनी चाहिए भी आपको ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायत समिति के बारे में, जिला परिषद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव किस प्रकार होता है? आप वयस्क मताधिकार व मतदान का अधिकार के प्रति कितने जागरूक हैं, चर्चा करके आपको लिखना है कि अपने जो राजस्थान है, यहाँ की जो विधानसभा है उसका चुनाव किस प्रकार होता है। और आपको वयस्क मताधिकार कि आप वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। आप वयस्क मताधिकार व मतदान का अधिकार के प्रति कितने जागरूक हैं, यह चर्चा करके आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं अपने नोटबुक के अंदर। ओके, थैंक यू। अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।